नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल साइंस वाला में। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कूलाम के नियम के बारे में बताया था। आज मैं आपको परावैद्युतांक के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में परावैद्युतांक आया था, बताए थे ना कि जब आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया जाता है, जैसे आवेश हैं +Q1, ऐसे कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश है +Q2 और इनके बीच की दूरी मान लिया जाए R। इन आवेशों को कहाँ रख दिया जाए? किसी माध्यम जैसे कि जल में रख दिया जाए। तो इसका सूत्र बताए थे कि जब आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया जाता है तो आवेशों के बीच में जो बल लगता है, स्थिर विद्युत बल Fi, वो होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में R²। और बताए थे कि यहाँ K लगाना हो, यहाँ ε0 के बगल क्या लगाना होगा? K। और K को ही क्या कहते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक। ये क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। तो जैसे हम इन आवेशों को किस माध्यम में रख दें? जल माध्यम में रख दें। इन आवेशों को जल माध्यम में रख दें तो जल का परावैद्युतांक कहलाएगा। तब के क्या है? जल वाले माध्यम का परावैद्युतांक होगा। तो चलिए यही समझते हैं परावैद्युतांक क्या है। तो देखिए, परावैद्युतांक जो है वो माध्यम का एक गुण है। परावैद्युतांक क्या है? माध्यम का गुण है जो आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल का मान कम कर देता है। माध्यम का वह गुण जो आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल का मान कम कर देता है, वही है माध्यम का परावैद्युतांक। तो यहाँ लिख लीजिए कि माध्यम का वह गुण जो आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल का आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल का मान कम कर देता है, माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। माध्यम का वह गुण जो आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल का मान कम कर देता है, माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। यानी माध्यम के अंदर ऐसा गुण है कि अगर उस माध्यम में आवेशों को रखेंगे तो माध्यम क्या करेगा? आवेशों के बीच जो स्थिर विद्युत बल लग रहा था उसे कम कर देगा। वैसे भी देखिए, जितना ज्यादा बल आप पानी के बाहर लगा सकते हैं, उतना ज्यादा बल पानी के अंदर नहीं लगा सकते हैं। जितना ज्यादा बल आप पानी के बाहर लगा सकते हैं, उतना बल पानी के अंदर नहीं लगा सकते हैं। वहां बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसके बारे में और चीजें लिख दीजिए। इसे लिख दीजिए कि इसे के से प्रदर्शित करते हैं, वहां लिख दिए हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका कोई मात्रक नहीं है या नहीं होता है, क्योंकि यह एक संख्या है। क्योंकि यह एक संख्या होती है। क्योंकि यह एक संख्या होती है।
सवाल वाल लगाएंगे तो हम माध्यम का परावर्तांक दिया रहेगा तो देखेंगे कि माध्यम का परावर्तांक ये क्या है, संख्या है, इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं। अगला पॉइंट लिख दीजिए, इसका विमीय सूत्र, इसकी या ऐसा लिख दीजिए, यह बीमाहीन राशि, यह बीमाहीन राशि, यानी इसका कोई विमीय सूत्र भी नहीं होता। यह बीमाहीन राशि है मतलब इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता। इसका मान अलग अलग माध्यमों के लिए, इसका मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इसका मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होगा। जैसे जल में रखेंगे तो के का मान, परावर्तांक का मान अलग होगा। हवा में रखेंगे आवेशों को तो वहाँ के का मान अलग होगा। किसी धातु के अंदर रखेंगे, धातु के अंदर जैसे लोहे की पाइप है उसके अंदर आवेशों को रख दिए हैं तो वहाँ उसका मान के का मान अलग होगा। अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होगा के का मान। यहाँ लिख दीजिए, निर्वात या हवा के लिए, निर्वात या हवा के लिए के का मान 1 होता है। अगर निर्वात है या हवा है तो के का मान कितना होगा, 1। सभी धातुओं के लिए, सभी धातुओं के लिए के बराबर अनंत होता है, के का मान अनंत होता है धातुओं के लिए। अगले पॉइंट पे लिख दीजिए, अन्य माध्यमों के लिए, अन्य माध्यमों के लिए के का मान 1 से बड़ा होता है। अन्य माध्यमों के लिए के का मान कैसा होता है, 1 से बड़ा, के ग्रेटर देन 1, के का मान 1 से बड़ा होता है। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। चलिए इसे मीट दे रहे हैं। अब हेडिंग डालिए, आवेशों पर लगने वाले बल की तुलना, आवेशों पर लगने वाले बल की तुलना है। आवेशों पर लगने वाले बल की तुलना, आवेशों पर लगने वाले बल की, देखिए जैसे ये दोनों दो आवेश हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी R है। मान लीजिए दोनों आवेश हवा या निर्वात में रखे हुए हैं, निर्वात में है या फिर कहाँ है, हवा में। दो आवेश हैं और उनके बीच की दूरी R है और दोनों कहाँ रखे हैं, निर्वात या हवा में। तो देखिए जब दोनों आवेश निर्वात या हवा में रखे हों तब इन आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल कितना होगा, Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में R² होगा। जब आवेशों को, दोनों आवेश निर्वात या हवा में रखे हों तो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल यही होगा।
और देखिए, मान लीजिए इसी को उठाकर जल में रख दिया गया, मतलब किसी माध्यम में रख दिया गया। अब इन आवेशों को कहाँ रख दिया गया? किसी माध्यम में रख दिया गया, जैसे मान लीजिए जल में रख दिया गया। तब इन आवेशों के बीच कितना बल लगेगा? यहाँ लिखें, जब दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे हों, किसी माध्यम में रखे हों, तब इन आवेशों के बीच कितना बल लगेगा? तो F बराबर होगा 1/4πε0। और बताए थे कि यहाँ K लगाना होगा, और ये K ही क्या कहलाता है? माध्यम का परावैद्युतांक। और आगे होगा Q1 Q2 बटे में R²। इसे समीकरण 2 मान लीजिए, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अच्छा, एक चीज और किया जाए, जैसे यहाँ F दोनों लिखा है, ये नहीं पता चल पाएगा कि ये कब का बल है, ये कब का बल है। इसलिए हम यहाँ F हटा के हवा लिख दे रहे हैं, इससे पता चले कि आवेशों को हवा में रखा गया था तब बल लग रहा था। और यहाँ माध्यम लिख दे रहे हैं, माध्यम। अब क्या करें, यहाँ लिखा है कि लगने वाले बल की तुलना करना है, तो दोनों बलों का भाग दे दें। समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या करें? भाग दे दें। तो भाग दीजिए, तो दोनों समीकरणों के लेफ्ट साइड का अलग भाग, राइट साइड का अलग भाग। तो देखिए, इसका लेफ्ट साइड है F हवा बटे में F माध्यम। अब राइट साइड दोनों का लिखिए, पहले इसका राइट साइड 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में R²। और इसका राइट साइड 1/4πε0 इंटू K था यहाँ, इंटू Q1 Q2 बटे में R²। तो दोनों का भाग हो गया। अब देखिए, यहाँ से R² से R² कट जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कटेगा, 1/4πε0 से 1/4πε0 पूरा कट जाएगा। यहाँ बचा F हवा बराबर F माध्यम बराबर, यहाँ देखिए क्या बचा, यहाँ सबसे नीचे K बचा है, ये सब से ऊपर जाके 1 के साथ गुणा हो जाएगा। K का गुणा सबसे ऊपर 1 के साथ कर दीजिए तो K यहाँ आ जाएगा। तो या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिख दें इधर, F माध्यम बराबर F हवा बटे K भी लिख सकते हैं, ऐसे भी एक रिलेशन बन जाएगा दोनों बलों के बीच में। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, यह आवेशों पर लगने वाले बल की तुलना है। चलिए, इसे हम मिट दे रहे हैं। अब हेडिंग डालिए आप लोग, कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं। इसमें हम लोग ये लिखेंगे कि कूलाम का नियम कहाँ कहाँ लागू होगा, कूलाम का नियम कहाँ कहाँ हम लोग लगा सकते हैं।
तो कूलाम के नियम लगाने के लिए जरूरी चीजें क्या है, ये सीखना है, समझना है। तो देखिए कि कूलाम का नियम तभी लग सकता है, कूलाम का नियम तभी लग सकता है जब दोनों आवेश बिंदु आवेश हो। दोनों आवेश कैसे हों, बिंदु आवेश हों, पॉइंट चार्ज हो, बहुत छोटे छोटे आवेश हों। तो कूलाम का नियम तभी लगा सकते हैं जब दोनों आवेश कैसे हों, बिंदु आवेश हों, छोटे छोटे आवेश हों। और कूलाम का नियम लगाने के लिए दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए। दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, रुके हुए, हिले डुले न दोनों। तो कूलाम का नियम लगाने के लिए दोनों आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए, और दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, मतलब रुके रहने चाहिए, हिले डुले न। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है आर जो होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो आर होती है, इसका मान 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। आवेशों के बीच की दूरी का मान 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इससे कम दूरी पे आवेश होंगे तब कूलाम का नियम वहां नहीं लग सकता है। तो कम से कम इतनी दूरी जरूर रहे, 10⁻⁻15 मीटर। इससे ज्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन इससे कम दूरी नहीं होनी चाहिए। यही कूलाम के नियम की सीमाएं हैं। तो लिख दीजिए इनका नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, लागू होता है। दूसरे पॉइंट में लिख दीजिए इनका नियम स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, के लिए लागू होता है। एक पॉइंट और लिख दीजिए, इनके नियम में आवेशों के बीच की दूरी का मान, आवेशों के बीच की दूरी का मान 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आवेशों के बीच की दूरी का मान 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए इसे मिट दे रहे हैं। चलिए अब हेडिंग डालिए, स्थिर विद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। स्थिर विद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। स्थिर विद्युत बल कोष्ठक में FI व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, दोनों बलों की तुलना।
देखिए बच्चों, ये स्थिर विद्युत बल के बारे में तो अभी हम पिछले वीडियो में बताए भी थे कि स्थिर विद्युत बल आवेशों के बीच में लगता है। स्थिर विद्युत बल कहाँ लगता है? आवेशों के बीच। दो आवेश रहे, उन दोनों आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसे क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत बल। तो कुल मिला के स्थिर विद्युत बल किसके बीच लगता है? आवेशों के बीच। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बारे में आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, कक्षा 9 में या कक्षा 11 में जरूर पढ़े होंगे। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये आकर्षण प्रकृति का होता है, ये प्रतिकर्षण प्रकृति का नहीं होता। ये तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आकर्षण प्रकृति का होता है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगता है? द्रव्यमानों के बीच लगता है। द्रव्यमानों के बीच लगता है और सिर्फ आकर्षण प्रकृति का होता है। यहाँ एफजी लिख लीजिए, इसे एफजी से प्रदर्शित करेंगे हम लोग। एफजी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। एफजी का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा किसके बीच लगता है? द्रव्यमानों। जैसे न्यूटन ने ये नियम दिया था, उन्होंने बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है, मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये भी एक वस्तु है। अब वस्तु है तो द्रव्यमान होगा ही। तो मान लिया जाए इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2, और मान लिया जाए कि इनके बीच की दूरी कितनी है? r। तो देखिए दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, और दोनों द्रव्यमान एक दूसरे से या दोनों वस्तु एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं? r दूरी पर स्थित हैं। तो न्यूटन का कहना है कि इन दोनों द्रव्यमानों के बीच में आकर्षण बल लगता है। न्यूटन कहते हैं कि अगर दो द्रव्यमान हैं और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इन दोनों द्रव्यमानों या इन दोनों वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल लगता है। और वो आकर्षण बल जो होता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसे एफजी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल एफजी जो है तो बराबर किसके होता है? कैपिटल D m1 m2 बटे में r² के बराबर होता है। इन दोनों वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, उसे एफजी से प्रदर्शित करते हैं। और एफजी किसके बराबर होगा? कैपिटल G m1 m2 बटे r² के बराबर होगा। जहाँ ये कैपिटल G जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान होता है 6.67 गुणित 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो यहाँ इन्हीं दो, अच्छा देखिए आवेशों के बीच वाला बल देखिए, स्थिर विद्युत बल भी इसी तरह का था कि Q1 Q2 बटे r²। एकदम दोनों देखिए, दोनों एक ही तरह के हैं, बस उसमें द्रव्यमान है तो इसमें आवेश। ये स्थिर विद्युत बल हुआ और ये गुरुत्वाकर्षण। इन्हीं दोनों बलों की तुलना करना है। तो चलिए हम लिख दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए दो आवेश हैं, ये Q1 है और यहाँ Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी r है। तो इनके बीच, इन आवेशों के बीच कौन बल लगेगा? स्थिर विद्युत बल लगेगा। इन दोनों आवेशों के बीच कौन बल लगेगा? स्थिर विद्युत बल। तो यहाँ लिखा जाए कूलाम के नियमानुसार आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल
एफ ई बराबर होगा के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा या आकर्षण बल जो लगेगा वो होगा कैपिटल G m1 m2 बटे में आर स्क्वायर। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2। इसके लिए भी चित्र बना सकते हैं। मान लीजिए एक द्रव्यमान m1 है, एक द्रव्यमान m2 है और दोनों के बीच की दूरी r है। इनके बीच में केवल आकर्षण बल लगेगा जिसका नाम क्या रखा गया है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो चलिए, आवेशों के बीच लगने वाला बल एफ ई मिला और द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल एफ जी मिला। अब दोनों की तुलना करना है तो दोनों का भाग दे दें, तो दोनों का भाग दीजिए। तो समीकरण 1 भागा समीकरण 2, भाग दीजिए। लेफ्ट साइड का अलग भाग, राइट साइड का अलग भाग। एफ ई बटे एफ जी बराबर के Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर बटे में कैपिटल G m1 m2 बटे में आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एफ ई बटे एफ जी बराबर होगा के Q1 Q2 बटे में कैपिटल G m1 इंटू m2। ये है दोनों बलों की तुलना। तो दोनों बलों की तुलना इसी सूत्र से हम लोग कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसे मिट दे। अभी ये जो दोनों बलों की तुलना से सूत्र प्राप्त हुआ था, एफ ई बटे एफ जी बराबर के Q1 Q2 बटे में कैपिटल G m1 इंटू m2। तो जैसे मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये है इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये है, दो इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है, ऐसा होता है ऋण आवेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पे क्या है, ऋण आवेश है। इसका मतलब इन आवेशों के बीच में कौन बल लगेगा, स्थिर विद्युत बल भी लगेगा ना। दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है, यानी ऋण आवेशित है, ये भी ऋण आवेशित है। तो आवेशों के बीच में क्या लगेगा, स्थिर विद्युत बल। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है। इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है। तो इसका मतलब अगर द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉनों में तो गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा। तो हम लोग क्या करें कि इन दोनों ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला स्थिर विद्युत बल निकालें और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी निकालें, क्योंकि इनका द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी निकल सकता है। तो क्या क्या निकालें, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निकालें। और दोनों बलों की जब इस सूत्र से तुलना करेंगे तो देखेंगे कि दो इलेक्ट्रॉनों के लिए जो विद्युत बल आएगा, स्थिर विद्युत बल आएगा, वो
गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की घात 43 गुना होगा। 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो स्थिर विद्युत बल आएगा वो गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की घात 43 गुना होगा। और इसी तरह 2 प्रोटॉनों के लिए, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, 2 प्रोटॉन अगर हैं तो उनके बीच में अगर इन दोनों बलों को निकाल के तुलना किया जाए तो स्थिर विद्युत बल जो होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की घात 36 गुना होगा। 2 प्रोटॉन रहे, 2 तो क्या रहे प्रोटॉन, इनके बीच में स्थिर विद्युत बल निकाले, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल निकाले और बाद में दोनों बलों की तुलना करें तो देखेंगे कि प्रोटॉनों के बीच जो स्थिर विद्युत बल लग रहा था तो गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की घात 36 गुना होगा। और मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है क्या है प्रोटॉन है। इनके लिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, इनके बीच में जो स्थिर विद्युत बल लगेगा और इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उन बलों की तुलना जब करेंगे तो देखेंगे स्थिर विद्युत बल जो आएगा वो गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की घात 39 गुना हो। गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की घात 39 गुना कौन होगा स्थिर विद्युत बल। ये दोनों बलों की तुलना करने से प्राप्त होगा। सवाल अगर आता है आगे आएगा वहाँ हम आपको ये सब दिखाएंगे हल करके, इसमें इसे भी नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में फिर से आपको इसी के आगे की चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।